हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे। कल मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो में लेसन 1 का एक क्वेश्चन प्रिपेयर करवाया था आप सभी को, जो शायद से आपको अब क्लियर होगा। आज हम नेक्स्ट 2 टॉपिक्स क्लियर करके इस लेसन को कंप्लीट करते हैं। आप मुझे अपने व्यूज़ व फीडबैक भी भेज सकते हैं और वीडियो के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें और लाइक भी करें, ताकि मैं आपको इसी तरीके से और वीडियो भी शेयर कर सकूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक है बेटा स्कोप एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमी। सबसे पहले हम इसको समझने से पहले ये समझ लेते हैं कि स्कोप वर्ड का मतलब क्या होता है। स्कोप का मतलब होता है बेटा क्षेत्र, कि मैक्रो इकोनॉमी के अंदर हम किस किस को शामिल करेंगे, किस किस का एस्टिमेशन करेंगे, तो वो हमारे लिए स्कोप कहलाता है। तो इसी के ही पॉइंट्स आपको देखो दिए हुए हैं। सबसे पहले वो कहता है एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। हम अपने मैक्रो इकोनॉमी की बुक के अंदर ये लेसन करेंगे नेशनल इनकम का, जिसके अंदर हम नेशनल इनकम की डेफिनेशन करेंगे, उसको कैसे एस्टिमेट करेंगे, उसके जो फार्मूलेज होंगे उनके बारे में पढ़ेंगे। जीडीपी क्या होता है, एनडीपी क्या होता है, इन सभी के बारे में हम अपने इस चैप्टर के अंदर डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट आता है बेटा थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। मैक्रो इकोनॉमी के अंदर एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट इन दोनों का एस्टिमेशन भी किया जाता है, कि भाई अब हमारे देश के अंदर क्या क्या कारण है कि हमारे देश में इतनी ज़्यादा बेरोजगारी फैल रही है। ठीक है, उसको ठीक करने के लिए भाई हम क्या कर सकते हैं। रेमेडीज़ का मतलब होता है उपचार, कि भाई हम कैसे उसका उपचार करें कि अनएम्प्लॉयमेंट हमारे देश से कम हो जाए। तो इसका मतलब एम्प्लॉयमेंट से लेकर के अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में जो डिस्कशन किया जाता है वो भी तो होल इकोनॉमी का ही पार्ट है, इसीलिए ये भी आपका मैक्रो इकोनॉमी का ही पार्ट माना जाएगा। थर्ड वन इज़ थ्योरी ऑफ मनी। इसी तरीके से बेटा आप इसके अंदर एक चैप्टर करेंगे मनी एंड बैंकिंग। ठीक है, तो चिंता मत करो, आगे आगे जैसे हम बढ़ते जाएंगे ये सभी लेसन्स आपके लिए बिल्कुल क्लियर होते जाएंगे। तो इसके अंदर हम थ्योरी ऑफ मनी के अंदर देखो क्या करेंगे कि भाई कमर्शियल बैंक्स जो होते हैं वो कैसे मनी का क्रिएशन करते हैं, और आरबीआई जो है, जो हमारा देखो सेंट्रल बैंक है कंट्री का, ये कैसे हमारे इकोनॉमी के अंदर मनी की सप्लाई को कंट्रोल करने का काम करेगा। मतलब हमारे देश के अंदर जो मनी की सप्लाई है इसे किस तरीके से रेगुलेट किया जाता है, किस तरीके से कंट्रोल किया जाएगा। नेक्स्ट आता है बेटा आपका थ्योरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल। इसके अंदर भी हम ये देखते हैं कि जनरल प्राइस लेवल का ट्रेंड क्या है। इसके अंदर इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन की कंडीशन को लिया जाता है। तो अब सबसे पहले आपको इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन का मीनिंग पता होना चाहिए। इन्फ्लेशन का मतलब होता है बेटा महंगाई, जब कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। ठीक है, डिफ्लेशन का मतलब होता है मंदी, जब इकोनॉमी के अंदर मंदी आ जाती है, कीमतें कम करके लोग बस बेचने की कोशिश करते हैं, तो उस समय में उसको डिफ्लेशन बोला जाता है। तो इसका एस्टिमेशन भी मैक्रो लेवल पर किया जाता है। नेक्स्ट आता है बेटा गवर्नमेंट बजट। गवर्नमेंट बजट जो होता है वो गवर्नमेंट की एस्टिमेट इनकम और एस्टिमेट एक्सपेंडिचर को शो करता है। ठीक है, तो मैक्रो इकोनॉमी के अंदर हम स्टडी करेंगे कि जो गवर्नमेंट बजट है इसका क्या इम्पैक्ट होगा, क्या इसका प्रभाव पड़ेगा इकोनॉमी की एक्टिविटीज़ के ऊपर। लास्ट वन इज़ एक्सचेंज रेट एंड बीओपी। तो इसके अंदर भी हम एक्सचेंज रेट कैसे फाइंड आउट की जाती है, कैसे मैनेज की जाती है इंटरनेशनल मनी मार्केट के अंदर, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो ठीक है, आगे चल कर के अभी इतना ज़्यादा नहीं, आगे पूरा एक चैप्टर है बेटा इन टॉपिक्स के ऊपर, जिससे आपको ये सारी की सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। नेक्स्ट आता है बेटा आपका टॉपिक सिग्निफिकेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमी। अब सिग्निफिकेंस का मतलब होता है महत्व, कि भाई मैक्रो इकोनॉमी का क्या महत्व है, हम पढ़ क्यों रहे हैं इस चीज़ को।
ठीक है। तो महत्व का मतलब होता है कि भाई अब उससे हमें फ़ायदा क्या होगा, क्या पता चलेगा इससे। तो अब उसी के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले उसने कहा डिस्क्रिप्शन ऑफ द इकोनॉमी, कि भाई मैक्रो इकोनॉमी जो होता है वो आपको डीपली डिस्क्रिप्शन देता है आपकी इकोनॉमी के बारे में, जहाँ पर आप ये मतलब करोगे कि कैसे नेशनल इनकम को एस्टिमेशन किया जाएगा, कैसे अनएम्प्लॉयमेंट जो होगी वो सही की जाएगी, हैंडल की जाएगी, इसके बारे में स्टडी होगी। तो जब आप अपने इकोनॉमी में आने वाली प्रॉब्लम को डीपली अगर जानोगे तो बेटा तभी तो उसके लिए आप कुछ ना कुछ सल्यूशन निकाल सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आता है बेटा रोड मैप फॉर बिजनेस डिसीजन। जैसे आजकल ज़्यादातर बच्चे जो होते हैं वो गूगल मैप का यूज़ करते हैं, ठीक है, अपने डेस्टिनेशन पर जाने के लिए। तो इसी तरीके से ये भी आपको बिजनेस डिसीज़न लेने के लिए एक वे प्रोवाइड करता है। तो जो आप इकोनॉमी के बारे में बच्चा इसमें पढ़ते हो, ये बिजनेस डिसीज़न लेने में हमारी मदद करता है। ठीक है, क्योंकि जब हमें ये पता होगा कि नेशनल इनकम अगर बढ़ रही है तो नेशनल इनकम के बढ़ने पर ही तो इन्वेस्टर ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे, ज़्यादा प्रोडक्शन होगा और ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करेंगे। तो एक तरीके से जब कोई इनकम का सोर्स बढ़ता है तभी तो हम इन्वेस्टमेंट करके अपने आप को सिक्योर महसूस करते हैं। ठीक है, तो ये आपको एक रोड मैप प्रोवाइड करेगा। नेक्स्ट आता है पॉलिसी फॉर्मुलेशन। जैसे अब हमने पॉलिसी बनाने के लिए, ठीक है, पुराने एक्सपीरियंस वगैरह को, पुरानी चीज़ों को, उस समय हम कैसे सिचुएशन में है, ये सारी चीज़ें हम देखते हैं। तो इसीलिए गवर्नमेंट को भी तो पॉलिसी बनाने के लिए बेटा इन सारी नॉलेज के बारे में पता होना चाहिए ना, तभी तो वो उसके अकॉर्डिंग उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अपनी पॉलिसी को फॉर्मुलेट कर सकता है। और अगर होल लेवल पे करना है तो मैक्रो इकोनॉमी के बारे में तो बेटा इसका एस्टिमेशन करना ज़रूरी है। नेक्स्ट आता है ग्लोबल इकोनॉमिक इशू। हम मैक्रो इकोनॉमी के अंदर जो ग्लोबल इकोनॉमिक इश्यूज होते हैं, जैसे एक्सचेंज रेट, बिकॉज एक्सचेंज रेट इंटरनेशनल मार्केट का पार्ट है बेटा। ठीक है, मनी मार्केट के अंदर इसको एस्टिमेट किया जाता है, डिटरमाइन किया जाता है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कैसी है दूसरी कंट्री से आपके देश के अंदर, तो इस सब का एस्टिमेशन भी मैक्रो इकोनॉमी के अंदर होता है, इसीलिए इसका बहुत ज़्यादा महत्व होता है। नेक्स्ट आता है बेटा इसके बाद एनवायरनमेंट, पोल्यूशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है कि इस तरीके का डेवलपमेंट करना कि रिसोर्सेज बेटा सेफ रहें फ्यूचर जनरेशन के लिए। मतलब हमारी ज़रूरत तो पूरी हो बट आने वाली जनरेशन को भी इसकी प्रॉब्लम को फेस ना करना पड़े। ठीक है, तो इसके अंदर हम मैक्रो इकोनॉमी के अंदर इनसे रिलेटेड अप्रोच भी करेंगे। तो घबराने की बात बिल्कुल भी नहीं है, धीरे धीरे हम इन चैप्टर्स को बिल्कुल इजी तरीके से सॉल्व करना शुरू करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए आप इन्हीं दोनों क्वेश्चंस को, ये फर्स्ट लेसन को प्रिपेयर करेंगे, क्योंकि मेहनत दोनों ने करनी है, आपने भी और मैंने भी। तो इसी तरीके की वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें और लाइक करें। थैंक यू सो मच।